आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। तो सप्लाई पे इससे पहले हमने एक और वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर हमने सप्लाई की मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन एलिमेंट सप्लाई के अंदर क्या क्या होने चाहिए उसको डिस्कस किया था। अब हम सप्लाई का स्कोप को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सप्लाई के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, कौन कौन से गुड्स सर्विसेज वगैरह सप्लाई के स्कोप में आता है, क्या सप्लाई की स्कोप से बाहर है। तो डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा ही था कि ये सिर्फ इलिस्ट्रेटिव है, जो इंक्लूड वर्ड दिया हुआ था वो सिर्फ इलिस्ट्रेटिव था। इसके बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है कि स्कोप के अंदर होता है जीएसटी के, तो वो सप्लाई के अंदर काउंट होता है। तो इसके लिए क्या हम सप्लाई के स्कोप को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई के अंदर क्या क्या कवर होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सप्लाई का स्कोप के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमने इसकी डेफिनेशन को जब समझा था तब इसको बताया था कि इलिस्ट्रेटिव है, मतलब जो डेफिनेशन जो इंक्लूड्स में जो जो पॉइंट दिए हुए थे उसके बाद भी सप्लाई का स्कोप हो सकता है। तो इस स्कोप को हम समझेंगे तो हमको और अच्छे से आइडिया हो जाता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है और क्या क्या एक्सक्लूड हो सकता है। तो इसको लिए हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सप्लाई कैन ओनली बी इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सप्लाई के लिए जीएसटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लाई जिस गुड्स या सर्विस की जा रही हो वो जीएसटी एक्ट के अंदर हो, और जीएसटी एक्ट के अंदर हो, और उसको किस किस को गुड्स मानेंगे जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर गुड्स की क्या डेफिनेशन है या मीनिंग है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and other things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। तो सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है, सप्लाई के अंदर सब कुछ इंक्लूड किया है। छोड़ा किसको है गुड्स के अंदर स्पेशली मनी को और सिक्योरिटीज मतलब शेयर वगैरह को और जो मुद्रा है उसको अलग रखा है। बाकी इसमें सब गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी है उसको इंक्लूड रखा है, जिसमें एक्शनेबल क्लेम हो सकते हैं, मतलब कोर्ट वगैरह में अभियोग करने वाले दावे हो सकते हैं, जो खेतों में खड़ी फसल है वो हो सकती है, या कुछ भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर आइटम है जिसको पहचान लिया गया है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो जैसे डेफिनेशन है वैसे ही जीएसटी के अंदर गुड्स की डेफिनेशन है। तो इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल है अगर उसका भी सौदा हो गया है तो वो भी जीएसटी के अंदर काउंट होगी, अगर वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, उसकी रेट है, या कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है और जो इसको पहचान की जा सकती है वो सब गुड्स के अंदर कवर होगा। तो दस इट इज़ क्लियर दैट मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड अंडर दिस एक्ट, hence a transaction involving money or security is not considered as supply and therefore such transaction are not taxable under this act। तो सप्लाई के अंदर मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ के जो सारे गुड्स है वो उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे मनी से मतलब हम अगर आपस में पैसों का लेन देन करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा जब तक कि इस पर कुछ कमीशन वगैरह चार्ज नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगा, नहीं उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। और सिक्योरिटीज मतलब शेयर बॉन्ड्स वगैरह इन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड हम मीनिंग का डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी के अंदर मीनिंग का क्या मीनिंग है, सॉरी सर्विसेज का क्या मीनिंग है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर बोर्ड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो सर्विस के अंदर क्या एक्सक्लूड क्या किया कि एक तो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा तो वैसे ही जीएसटी लग जाएगा। उसके अलावा मनी और सिक्योरिटीज जो गुड्स में काउंट नहीं है उसको भी इधर एक्सक्लूड कर दिया। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ है सर्विस है उसके अंदर जीएसटी लगेगा। अब इसके अंदर क्या मनी को कन्वर्जेशन मतलब कोई आदमी विदेश से आए और उसको डॉलर लेके आए और उस डॉलर को इंडियन करेंसी में अगर एक्सचेंज करे और उसके बदले कुछ चार्जेस ले तो क्या होगा, उसके ऊपर जो सर्विसेज हो गई ये क्या हो गया एक्सचेंज की सर्विसेज हो गई। मनी कन्वर्ट करने की, डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करने की अगर कुछ चार्जेस लेता है तो वो जीएसटी के अंदर काउंट हो जाएगा। लेकिन इसमें वो ट्रांजेक्शन नहीं है जैसे हमने 2000 का नोट दिया और हमने कहा इस पैसे को खुले करके दे दो और 2000 के बदले
10-10 के नोट ले लिए या 20-20 के 100 नोट ले लिए, तो वो उसके अंदर सर्विस काउंट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमने कोई कमीशन या कंसिडरेशन नहीं लिया है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्विस काउंट नहीं होगी, नहीं वो जीएसटी के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अंदर क्या है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं या मनी को भेज रहे हैं या उसके डॉलर के बदले रुपए ले रहे हैं, उसमें कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो उस केस में जरूर सर्विस के स्कोप में काउंट होगा और जीएसटी लगेगा। सेकंड पैरा रीड करें, thus from the above definition of service it is clear that a transaction where in rupees 2000 currency note is converted into currency note of rupees 10 for which no consideration is payable shall not be considered as service। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अगर हमने खुले पैसे कराए, जैसे डिनोमिनेशन ही चेंज हुआ, उसके लिए कोई कमीशन वगैरह कंसिडरेशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये जो सप्लाई है उसके स्कोप में कवर नहीं होगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट ए ट्रांजेक्शन वेयर इन फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी फॉर विच कंसिडरेशन इज पेबल शेल बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज। अगर कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है बैंक वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर डॉलर के बदले इंडियन करेंसी दे रहा है, तो उसके बदले वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमीशन लेगा या कंसिडरेशन लेगा। जो कमीशन जो होगा वो कंसिडरेशन के रूप में होगा, तो उस केस में जीएसटी जरूर लगेगा। पहले पॉइंट में क्या मीनिंग्स गुड्स और सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इसके अलावा जो इस डेफिनेशन में जो आएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, गुड्स और सर्विस में। और इसके अंदर जो बाहर रखा है, जैसे मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रखा है, तो वो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होंगे और जीएसटी की लाइबिलिटीज भी उसके ऊपर अराइज नहीं होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी इन एनी फॉर्म। अब सप्लाई क्या हो सकती है, सेल या ट्रांसफर हो सकती है। सेल के अंदर तो क्या होता है कि हम किसी को गुड्स को भेज देते हैं, और ट्रांसफर के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर करना, ये भी हो सकता है। वो सेल नहीं होता है, एक तरह से ऑनरशिप ट्रांसफर करना किसी चीज़ की, तो वो भी सप्लाई के अंदर काउंट हो जाता है। अब ऐसे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में सेल्स ही नहीं है कि सेल्स कर रहे हैं। अगर बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बिजनेस के किसी ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसफर भी किया है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, वो भी जीएसटी के अंदर काउंट होगा। इसलिए सेल्स होना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए ट्रांसफर होता है तो भी वो जीएसटी के अंदर सप्लाई के अंदर कवर हो जाता है। फिर है बार्टर या एक्सचेंज। अगर बार्टर मतलब किसी चीज़ की अदला बदली की है और उसके बदले ऐसा है कि ना उसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया है, कि जैसे मैं हमने पहले भी एक एग्जाम्पल लिया था कि एक डॉक्टर है, वो अपने एडवोकेट पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट करता है उसका, और उसके बदले में जो उसका पेशेंट होता है, एडवोकेट होता है, वो उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या बार्टर हो गया। इसमें ना तो कमोडिटी कंसिडरेशन मनी में दिया है, मनी में तो कोई कंसिडरेशन दिया नहीं, लेकिन ये बार्टर जो इन्होंने किया है, आपस में अदला बदली की है सर्विसेज की, तो इसमें हमने पहले ही पढ़ा था मनी के अलावा अगर कंसिडरेशन कमोडिटी या सर्विसेज के रूप में भी देता है तो वो भी जीएसटी के अंदर काउंट होता है। तो बार्टर और एक्सचेंज है वो भी सप्लाई के अंदर काउंट हो जाते हैं। उसके ये लिए नहीं कि बिजनेस में सेल ही किया हो, बार्टर किया हो या तो सर्विसेज का एक्सचेंज किया हो या गुड्स का एक्सचेंज किया हो, तो वो भी अदला बदली या एक्सचेंज विनिमय, ये जो सारे वर्ड है वो सप्लाई के स्कोप में काउंट होगा। और आगे लाइसेंस, रेंटल और लीज। अगर कोई लाइसेंस पे किसी को कुछ, जैसे कोई फिक्स एसेट्स है वो लाइसेंस दे दिया, या नहीं सॉरी लाइसेंस दे दिया, जैसे किसी बिजनेस को करने का लाइसेंस दिया है, या रेंटल पे दिया है किसी एसेट्स को, या किसी फिक्स एसेट्स को यूज़ करने के लिए लीज पे दिया है, तो ये सारी सर्विसेज के अंदर काउंट हो जाएगा। इसको भी सप्लाई के स्कोप में काउंट हो जाएगा। सेल्स और सर्विस और गुड्स का सेल या होना ही जरूरी नहीं है, इसके अंदर बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये इसी डेफिनेशन में हमने इंक्लूड कर लिया था, तो ये भी सब इसके अंदर इंक्लूड है। स्कोप ऑफ सप्लाई में हम अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो जो सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, उसके लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है। और वो कंसिडरेशन जो होता है वो कैश के रूप में हो सकता है, मनी या कैश के रूप में हो सकता है, या कमोडिटी के रूप में भी हो सकता है। हो सकता है कि जो सर्विस है उसके बदले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमने बार्टर और एक्सचेंज समझा था, तो वो भी होता है, तो भी वो कंसिडरेशन मान लिया जाता है कि सर्विस के बदले सर्विस देती है, तो उसको भी कंसिडरेशन मान लेता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानना है, वो कंसिडरेशन से बाहर होता है। फिर अगर सब्सिडी वगैरह दे तो उसको बिजनेस में नहीं मानना है, कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में कवर नहीं होगा, वो क्या होगा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो वो कंसिडरेशन के रूप में उसको हम नहीं मानेंगे, तो वो जो सब्सिडी है वो सप्लाई में कवर नहीं होगी। अगर कोई थर्ड पर्सन पेमेंट कर दे, दो पार्टीज के अंदर कोई थर्ड पर्सन पेमेंट कर दे तो भी उसको कंसिडरेशन मान लेंगे। और अगर हम एडवांस देंगे तो उसको भी कंसिडरेशन मानेंगे, लेकिन डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे जब तक ये ना रिसिपेंट जो होता है ना, गुड्स का रिसिपेंट हो गया, सर्विस का रिसिपेंट अगर कह दे कि नहीं आप इस जो हमने डिपॉजिट दिए उसको एडवांस मान लो या कंसिडरेशन का पार्ट मान लो, अगर ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं आती है तब तक तो डिपॉजिट को तो कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर गुड्स के लिए पर्टिकुलर के लिए अगर एडवांस दिया है तो हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे। तो कंसिडरेशन में मनी, कमोडिटी, सर्विस या थर्ड पर्सन या फिर एडवांस, इन सबको क्या मानेंगे कंसिडरेशन मान लेंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अब एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे कि कौन कौन से केसेस है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी हम सप्लाई को उसको मान लेंगे या फिर बिना कंसिडरेशन के भी उसको सप्लाई मान लेंगे। पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब क्या है कि किसी बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली डिस्पोज कर दे और वो बिजनेस के कोर्स में नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना उसको सप्लाई मान लेंगे। जैसे एक कार है, ली उसको कार एक कंपनी ने उसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया एक चैरिटेबल स्कूल को। अब हम ये तो जीएसटी में काउंट नहीं होगा ही, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है, चैरिटेबल पर्पस से दिया। लेकिन अगर उस कार पे जब कंपनी ने कार खरीदी थी और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली तो क्या होगा, तो ये जीएसटी के स्कोप के अंदर आ जाएगा। अब इसमें देखो स्कूल को बस दी है, कंसिडरेशन भी नहीं लिया, लेकिन उसने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उसने यूटिलाइज कर लिया है, जब कार खरीदी जब जीएसटी पे किया था उसको इनपुट के रूप में यूज़ कर लिया है, तो वो क्या होगा सप्लाई के अंदर काउंट हो जाएगा। या फिर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को दे तो वो भी बिना अगर कंसिडरेशन हो या नहीं हो तो उसको अंदर हम कंसिडरेशन ऐसे मान लेते हैं कि कंसिडरेशन कुछ होगा, क्योंकि वो दोनों होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी है तो रिलेटेड पार्टीज जैसे हो गए, तो उसको भी हम क्या बिना कंसिडरेशन के ही सप्लाई का स्कोप मान लेंगे। वो स्कूल का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो तब तक उसको सप्लाई नहीं मानेंगे जब तक कि जिसने ना चैरिटेबल पर्पस से दिया है और जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तब तक तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर उसने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उसको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लेंगे। तो वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, वो डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। अगर ये एग्जाम्पल अगर आप दोगे कंसिडरेशन होना जरूरी है और ये एग्जाम्पल दो तो आप पहले उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मत देना। और अगर आप इसमें एग्जाम्पल यूज़ करोगे भी विदाउट कंसिडरेशन किस किस को सप्लाई के स्कोप में कवर करते हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली बात जरूर लिखना। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले तो वो सप्लाई के अंदर काउंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब क्या होता है सप्लाई रिलेटेड पर्सन के साथ की हो तो उसमें कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो रिलेटेड पर्सन के उसकी डेफिनेशन हम समझ ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर ये केसेस हो तो डीम्ड मान लेते हैं कि वो एक रिलेटेड पर्सन है। पहला पॉइंट है सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर इन ईच अदर बिजनेस, मतलब आपस में एक दूसरे के बिजनेस में क्या हो, डायरेक्टर हो ऑफिसर हो कंपनी के अंदर, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि है ना कोई कंसिडरेशन हो। बिना कंसिडरेशन के अंदर के भी हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। सेकंड पॉइंट है सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन ए बिजनेस। अब वैध रूप से कोई साझेदार हो, लीगली मतलब लीगली रिकॉग्नाइज मतलब वैध रूप से एक दूसरे के पार्टनर हो आपस में, और वो अगर बिना कंसिडरेशन के भी कर ले तो उन लोगों का क्या मानेंगे, उनको हम सप्लाई मान लेंगे। उसके लिए कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए। आपस में एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर हो वैध रूप से तो भी हम उसको उस केस में भी रिलेटेड पर्सन मानेंगे और कंसिडरेशन की हमको नीड नहीं है। थर्ड पॉइंट है सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई।
अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि वो है ना, उसके लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं होगा, सप्लाई के अंदर काउंट हो जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एनी पर्सन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड ओवन और कंट्रोल 25 और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर कोई पर्सन उसके ऊपर कंट्रोलिंग राइट्स रखता है दोनों के ऊपर और वो सेम पर्सन है तो भी ये रिलेटेड पर्सन के अंदर काउंट होगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। डायरेक्टली इनडायरेक्ट मतलब कोई थर्ड पर्सन से दोनों को कंट्रोल किया जा रहा हो तो वो भी एक आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ऐसा भी कोई कंट्रोल हो तो बोथ आर पर्सन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय ए थर्ड पर्सन, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कंट्रोल बाय ए थर्ड पर्सन। तो ये सर इस टाइप का कोई भी टाइप का अगर कंट्रोल हो आपस में एक दूसरे के अंदर या तीसरे पर्सन के द्वारा, तो इस केस में क्या होगा, उनको रिलेटेड पर्सन मानेंगे। बोथ ऑफ द पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर जो आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दो व्यक्ति और वो दोनों एक ही फैमिली से हो तो भी उसको क्या करेंगे, उसको उस केस में क्या होगा, कंसिडरेशन की नीड नहीं होगी। अब हम इसमें फैमिली का मतलब समझ लेते हैं और पर्सन का भी मतलब समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, पर्सन आल्सो इंक्लूड ए लीगल पर्सन, person who are associated with each other in a business such that one is the sole agent or sole distributor, howsoever described of the other shall be treated as related। तो sole distributor या sole agent होता है या legal person होता है, उसको भी हम person के अंदर काउंट कर लेते हैं। जो इसमें पर्सन की बात हो रही है ऊपर, उस पर्सन में हम लीगल पर्सन को भी इंक्लूड कर देते हैं। और फैमिली का क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ फैमिली, फैमिली मीन्स द फॉलोइंग, द स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन। स्पाउस मतलब जीवन साथी, आप जीवन साथी हो या तो वाइफ हो, वाइफ का हस्बैंड हो या हस्बैंड की वाइफ हो, अगर वो आपस में हस्बैंड वाइफ भी करे एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन और या उनके बच्चों के साथ करे तो उसके लिए कंसिडरेशन की नीड नहीं है, वो सप्लाई के स्कोप में कवर हो जाएगा। द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। अगर माता पिता हो या माता पिता के भी माता पिता हो मतलब दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन जो उस पर डिपेंडेंट हो पूरी तरीके से, तो भी वो फैमिली के अंदर काउंट हो जाएगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के अंदर ये है कि अगर 50,000 की लिमिट है, फिर 50,000 तक कोई बिना कंसिडरेशन के कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है गिफ्ट, तो वो तो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा चली जाती है वैल्यू तो वो जीएसटी के अंदर काउंट हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच रिलेटेड पर्सन तो रहते ही है, लेकिन 50,000 की एक छूट दे रखी है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को 50,000 तक गिफ्ट दे सकता है और उसके आगे गिफ्ट दे तो वो जीएसटी के अंदर काउंट होगा, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। आगे डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब भिन्न व्यक्ति, मतलब एक आदमी है और जो उसका ऑल इंडिया बिजनेस है और उसको हर स्टेट में बिजनेस है, तो क्या होगा, जैसे उसका महाराष्ट्र में भी बिजनेस है, राजस्थान में भी बिजनेस है, तो उसको स्टेट जीएसटी के लिए क्या होगा, महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब वो आपस में भी अगर ट्रांजेक्शन करे तो उसके बीच में जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए के एक अलग आदमी है और राजस्थान के लिए अलग आदमी है। अगर उसकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऐसे गुड्स जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। हो सकता है एक आदमी हो, पैन नंबर 1 हो, उसका ही महाराष्ट्र में बिजनेस हो, उसका ही राजस्थान में बिजनेस, लेकिन महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान जा रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। वो एक तरीके से एक अलग अलग पर्सन काउंट होगा जीएसटी के अंदर। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ब्रांच ऑफिस, अगर ब्रांच ऑफिस से गुड्स ट्रांसफर होता है उस पर भी जीएसटी लगेगा, उसके लिए भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई जैसे ही आप गुड जा रहा है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेती है, अगर ब्रांच से गुड जा रहा है, जैसे ब्रांच को जा रहा है हेड ऑफिस से, तो क्या होगा, हम उसको जीएसटी के अंदर काउंट कर लेंगे। तो उस पर वैसे कुछ प्रॉफिट वगैरह तो ऐड नहीं हुआ, वो एक तरह से वापस रिफंड उसका मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जब भी गुड्स का मूवमेंट हो जीएसटी ले लिया जाए, जिससे कि क्या जीएसटी की चोरी से बच नहीं सके। थर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, अगर किसी को एजेंट नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, तो उस केस में भी क्या होगा, अगर सप्लाई करेगा गुड्स की तो वो एक तरीके से ना टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा, सप्लाई में काउंट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कार बेचने के लिए ऑथराइज करता है। अब ए लिमिटेड क्या है,
हरियाणा से राजस्थान में बीएम लिमिटेड को माल भेजता है तो क्या होगा, उस पर भी जीएसटी एक बार लगा देगा। भले उसको बी को वापस, दोनों एक यूनिट है, उसका एजेंट है, उसको वापस क्रेडिट मिल जाएगी, लेकिन एक बार जीएसटी लगेगा। और किसी को बिहाव पे बेचने के लिए भी अगर माल बेचता है या दूसरे के बिहाव पे परचेज करता है, जैसे है ना एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड को ऑथराइज कर देता है कि वो उसके एजेंट के रूप में परचेज करेगा और उसके बाद माल किसको भेज देगा, प्रिंसिपल को भेज देगा। तो उस केस में भी क्या होगा, जैसे वाई लिमिटेड जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल को भेजेगा एक्स को गुड, तो उस पर भी वो जीएसटी क्या करेगा, चार्ज करेगा। और बाद में उसमें अगर वैसे एजेंट है तो प्रिंसिपल को इनपुट मिल जाएगा, उसका कुछ है ना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जब भी गुड्स का मूवमेंट हो हम टैक्स ले लें। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अदर पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या होता है कि हमारा हेड ऑफिस है जो फॉरेन में, उससे बिना कंसिडरेशन के भी हम कोई लीगल सर्विस ले रहे हैं। जैसे एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है और वो एक एम्प्लॉई है फॉरेन में, कोई कंपनी है, उसका ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, उसमें एम्प्लॉई है। अब हेड ऑफिस उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लेता है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कोई कंसिडरेशन तो लिया है, लेकिन फिर भी ये सप्लाई में काउंट होगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उस पर टैक्स किसको देना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, ए को उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सप्लाई जो वो बिजनेस के अंदर में होनी चाहिए, तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। वही हमने स्कूल का एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर अगर चैरिटेबल पर्पस है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है नहीं, जब तक कि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने चार्ज नहीं किया होगा, सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगी। सप्लाई शुड बी मेड बाई ए टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड ही नहीं होगा पर्सन, अगर लिमिट से कम है, दोस्त आपस में कोई वस्तु आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं तो वो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होगी। ना तो कंसिडरेशन है, ना ही पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। जैसे एक्सपोर्ट हुआ तो उसमें भी टैक्सेबल पर्सन होता है, वो बाहर का होता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं। सप्लाई फिफ्थ पॉइंट है, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स या सर्विसेज हो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए। जैसे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट या वाइन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ये है ना जीएसटी के अंदर है ही नहीं गुड्स, तो इस पर सप्लाई के स्कोप में कवर नहीं हो सकता। 6 पॉइंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब इंडिया के बाहर कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम अमेरिका से माल खरीद के रूस में भेज दें तो वहाँ टैक्स वो फिर बाहर ही लगेगा। अमेरिका और रूस का जो भी है, रूस उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लेगा, या अमेरिका जो टैक्स एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है वो लेगा, उसमें इंडिया में जीएसटी काउंट नहीं होगा। तो ये स्कोप है, स्कोप के अंदर 6 पॉइंट है और उसके अंदर अनर्स का एक्सेप्शन है, वो भी साथ में समझ लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे सप्लाई का, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।